नमस्ते दोस्तों, 11th क्लास के लास्ट चैप्टर को अब हम पढ़ेंगे बेटा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बारी आ गई है कि नर्वस सिस्टम में हमने देखा था सेंसरी मोटर नर्व्स से, न्यूरोट्रांसमीटर से हम काम कराते हैं। यहाँ पर हम हार्मोन्स से काम कराएंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो न्यूरल वर्सेस केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती थी बेटा, जैसे कि न्यूरल सिस्टम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन फास्ट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन नर्वस सिस्टम बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता ही नहीं है, उसे वो इनरवेट नहीं करता। इनरवेट का मतलब होता है सप्लाइड बाय नर्व्स। तो कुछ हिस्से ऐसे भी हैं हमारे पास जहां तक नर्व सप्लाई पहुंचती ही नहीं है। उन हिस्सों को देखने के लिए हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉन्टिन्यूस रेगुलेशन हो पाती है, और इस फंक्शन को कैरी करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन शब्द का वैसे नॉर्मल मतलब होता है बेटा टू सेट इन या टू सेट ऑन मोशन, कुछ इस तरीके का मतलब निकाला जाता है। किसी चीज को बेसिकली हमें अगर स्टिमुलेट करना है, किसी बॉडी पार्ट को, या अर्ज ऑन करना है या काम करवाने पे जोर डलवाना है, तो हम उसे हार्मोन के थ्रू करवाते हैं। तो हार्मोन शब्द का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। और इनर्वेट का मतलब होता है नर्व सप्लाई से। न्यूरल प्लस एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। फिर बात होती है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स। तो एंडोक्राइन, एंडो का मतलब होता है विद इन, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन, यानी आप विद इन बॉडी फ्लूइड्स सिक्रीशन जब करते हैं बिना डक्ट्स के, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अब जो आज साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड का मेंशन नहीं करते, उसमें हम कहते हैं दे आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। आज हम ऐसे केमिकल्स को बेटा मानते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर्स के तौर पर देखे जाते हैं, और ट्रेस अमाउंट में बेटा ये लोग प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो यहाँ से जैसे कि ये सिक्रीशन होते हुए दिख रहा है। फिर इवोल्यूशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके अंदर देखते हैं, जैसे न्यूरल सिस्टम में हम देख रहे थे कि हाइड्रा वगैरह में नर्व का नेट है सिर्फ, या इंसेक्ट्स के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं, छोटे वालों में तो ब्रेन भी नहीं था हाइड्रा वगैरह में। यहाँ पर केमिकली देखो तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, कम हार्मोन्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। और जो नई डेफिनेशन होती है हमारी, ऐसा कहा जाता है कि इसमें वो भी इंक्लूड हो गए हैं ऐसे टिश्यूज जो हम इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है बट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम इस नई डेफिनेशन के अंदर काउंट कर लेते हैं। फिर हमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम दिखता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ह्यूमन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये सारे नाम हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम आप उसमें देख सकते हो। इसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ये म्यूकस ग्लैंड है, तो ये मिसनोमर आज भी चल रहा है। पीनियल पाइन कोन शेप है। थायराइड का मतलब होता है बेटा शील्ड हमारी बॉडी के लिए। एडरीनल, एड का मतलब होता है नियर टू रीनल, किडनी। पेनक्रियास फ्लैशी टेक्सचर के कारण जाने जाते हैं। पैरा मतलब अराउंड थायराइड। थाइमस का मतलब सोल या स्पिरिट ऑफ लाइफ, जहां हम मानते हैं कि हमारी आत्मा सोल होती है, वहीं इसकी लोकेशन देखी गई है। और गोनाड्स यानी कि जो जनरेट करने में यानी रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन्हें गोनाड्स कहते हैं। अदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो जीआईटी हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकते हैं, और हार्ट भी हो सकता है। ये बाकी के हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से कहलाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हो गया, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, और अदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की बात भी हमने यहाँ पर कर ली है। आगे देखिए, तो हाइपोथैलेमस बेजल पार्ट होता है बेटा। डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन मतलब थ्रू द ब्रेन। थैलेमस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को ही हम कहते हैं। ये हमने न्यूरल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं, ये भी हमने न्यूरल में पढ़ा था, जिसका नाम न्यूक्लियाई होता है, यानी कि सेल बॉडीज का कलेक्शन विद इन सीएनएस। बाहर सेल बॉडी का कलेक्शन होता है तो हम गैंग्लिया कहते हैं। दीज न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, राइट। अब हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो अभी हमें पता चलेगा। फंक्शन क्या है भाई? तो बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी के ऊपर। पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, बिलो थैलेमस का। थैलेमस इंपॉर्टेंट रिलेशन सेंटर होता है, ऐसा हम न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स।
हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स आएंगे अगर वो सामने वाले को स्टिमुलेट करेंगे तो रिलीजिंग और इनहिबिट करेंगे तो इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसका है? ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, क्योंकि रिलीजिंग वर्ड आ गया। लेकिन अगर गोनेडोट्रोफिन आएगा सिर्फ तो पिट्यूटरी का हार्मोन हो जाएगा। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे देखो GnRH गोनाड्स पे जाएगा और गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाएगा, जैसे कि LH और FSH वगैरह। राइट, तो देखो रिलीजिंग हार्मोन और ट्रोफिन, रिलीजिंग वाला हाइपोथैलेमस का, ये पिट्यूटरी का है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये पिट्यूटरी सिक्रेशंस को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल होता है जैसे सोमैटोस्टेटिन, सोमा मतलब तो जनरल हमारी जो बॉडी होती है उसी की सेल की या नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात होती है, और स्टैटिन यानी उसके फंक्शन को रोकना, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को रोकना, इसे सोमैटोस्टेटिन की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर देखो रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी, कैसे रेगुलेट होता है पिट्यूटरी का फंक्शन। तो हमें बताया जाता है अगर पिट्यूटरी एंटीरियर है तो हार्मोन्स जो होते हैं वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाते हैं। पोर्टल का मतलब होता है बेटा गेट। पोर्टल शब्द का क्या मतलब होता है? पोर्टल शब्द का मतलब होता है बेटे गेट, को हम जनरली बेटा पोर्टल कहते हैं। पोर्टल का मतलब होता है गेट। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन के लिए गेट का काम लिवर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो अगर डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्लियरली बेटे कि हाइपोथैलेमस तो ये रहा भाई, ये पिट्यूटरी है भाई, यहां से ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं भाई। यहां से पिट्यूटरी तक आने के लिए इसे रास्ते में जो ये गेट मिलता है जिसके थ्रू ये यहां 1 से लेकर 2 पर पहुंचते हैं, इस गेट का नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्ट का मतलब गेट होता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन होती है भाई, है ना। एक ये जो इधर वाला जहां 2 मैंने लिख दिया इसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये जो 3 होता है इसे पोस्टीरियर कहते हैं। तो आप डिफरेंस नोट कर पाओगे कि 1 जो था उसके जो न्यूरॉन्स थे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे, वो यहाँ इस रेड लाइन पर खत्म हो गए थे, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू आया है। 3 में जो है 1 से सीधा आ रहे हो आप, 1 से सीधा, किसी पोर्टल की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। तो 1 वाले केस को आप जनरली कहते हो हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, और इधर वाले को बोल देते हो हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल ट्रैक्ट या नर्व, कि सीधा जो है एक्सॉन्स के थ्रू आप आ गए हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस भी होता है बेटा, आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो कोई पोर्टल सर्कुलेशन या गेट बीच में नहीं होता, सीधा आते हो, इसलिए कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है हाइपोथैलेमस के। तो देखो डायग्राम से ये चीज आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि बोनी कैविटी जो होती है भाई, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनोइड बोन के एक डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है, सैडल शेप में, जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है बाया स्टॉक। डिवीजन 2 होती है, जैसे इसमें था एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हमने देखा था डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंडर होती है, इसलिए इसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है बिलो या अंडर ग्रोथ, राइट। हाइपोथैलेमस के नीचे ग्रो है, ये भी बिलो या अंडर ग्रो ही है, हाइपोथैलेमस के तो नीचे ही है बेटा। लेकिन एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर, यानी ये अपना भी कुछ सिक्रीशंस करेंगी, ऊपर से GnRH आएगा, ये अपना LHFSH सिक्रीट करेंगी। पोस्टीरियर में बना बनाया ADH ऑक्सीटोसिन आएगा, वही सिक्रीट होएगा, वो कुछ अपना बना के अलग से सिक्रीट नहीं करती हैं। तो ये 2 बातें हो गई भाई। एंटीरियर में हम कई बार 2 हिस्से में बांट देते हैं, डिस्टालिस और इंटरमीडिया। इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन आता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे MSH, बाकी सब कुछ डिस्टालिस पर ही रहता है। लेकिन ह्यूमंस में ये दोनों बेटा ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके हैं। देखो ये लिखा हुआ है, ह्यूमंस में दोनों इंटरमीडिया और ये मर्ज हो चुके हैं। डिस्टालिस से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? तो देखो ग्रोथ हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन, प्रो का मतलब 4, लेक्टिन का मतलब लैक्टोज या मिल्क यानी मदर मिल्क के लिए काम करेगा ये। थायराइड स्टिमुलेटिंग यानी शील्ड। एड्रीनो कॉर्टिको, एड्रीनो मतलब एड मतलब नियर, रीनो मतलब किडनी, कॉर्टिको मतलब आउटर पार्ट। ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट होता है, यानी आउटर पार्ट ऑफ किडनी से हार्मोन्स की सिक्रेशन में मदद करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये जो है बेटा बाद में हमें 12th में पढ़ाया जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो हम कहते हैं जब LH पीक पर आता है तो ग्राफिन फॉलिकल में से oocyte रिलीज हो जाता है, और जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर रह जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये वहाँ पर हमारी मदद कर देता है, इसलिए इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा गया, क्योंकि ल्यूटियम में मदद करता है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये FSH है। कितने हार्मोन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 तो ये हैं बेटा डिस्टालिस के अंदर पूछे जाएं तो। और अगर पूरे एडेनोहाइपोफाइसिस में पूछे जाएंगे तो फिर ये 7वां हार्मोन भी आप इसमें इंक्लूड कर लेते हो। मेलेनो का मतलब होता है डार्क, और साइट का मतलब सेल, वो सेल जो डार्क पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें मेलेनोसाइट कहा जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसे गिग्नेटिज्म कहते हैं बच्चे में, और अगर ये बड़े में ज़्यादा हो जाता है तो उसे एक्रोमेगैली कहते हैं। एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, मेगैली मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाना। अगर ये टाइम पर चेक ना हो बेटा तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अगर कम ग्रोथ हुई बेटा तो उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं, ये चाइल्ड से ही होता है, चाइल्डहुड में ही हो जाता है। एडल्टहुड में एक्रोमिक्रिया नाम का एक डिसऑर्डर कई बार पढ़ाया जाता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो गिग्नेटिज्म है ना, गिग्नेटिज्म का मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगैली, ये कंडीशन बच्चे में, ये भी बच्चे में, ये कंडीशन एडल्ट में होती है बेटा। फिर देखो अब बाकी के क्या फंक्शन है। तो प्रोलेक्टिन तो मेमोरी ग्लैंड्स के लिए काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है, मिल्क फॉर्मेशन में काम करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन T3 T4 बनाएगा। एड्रेनोकॉर्टिक को क्या करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं ये हमें एड्रेनल ग्लैंड में पढ़ाया जाएगा, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो इन जनरल सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन में, है ना। मेन कॉर्टिकॉइड कौन सा होता है, कॉर्टिसोल होता है, ये भी आपको अभी आगे पढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड का है, वो मेमोरी ग्लैंड का है, और ये एड्रेनल ग्लैंड का है। फंक्शंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स कैसे होते हैं भाई। ट्रोफिन देखो, रिलीजिंग हार्मोन ने लिखा, ट्रोफिन लिखा है, ये ट्रोफिन वाला क्वेश्चन भी नीट के एग्जाम में आ चुका है। फिर क्या होता है भाई, मेल्स के अंदर LH होता है भाई, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस, है ना। और FSH जो होता है वो रेगुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो LH कैसे एंड्रोजन को करता है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ाया जाता है कि LH जाता है और लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर नाम रखा गया लीडिंग सेल। लीडिंग सेल एंड्रोजन सेक्रेट करता है, वो एंड्रोजन जाके सर्टोली सेल पे बाइंड करता है, क्योंकि सर्टोली सेल पे एंड्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। उस तरीके से ये देखो लिखा है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, क्योंकि लीडिंग सेल पे जाता है मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर LH क्या करता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर जब पीक पर होता है LH तो ओव्यूलेशन करवाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, और बॉडी अगर येलो कलर की है तो ल्यूटियम, ये येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है, जैसे मैकुला लूटिया शायद आपने सुना होगा। FSH रेगुलेट करता है किसको बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस को, राइट। और फीमेल के अंदर तो सीधा सीधा ओवेरियन फॉलिकल्स को हम रेगुलेट कर ही लेते हैं, FSH का फंक्शन। तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी मेल्स के अंडर सेक्शन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैसे कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे जाके स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ वाली बात ही हम करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये क्या करता है भाई, ये मैंने पहले ही समझा दिया था, 2 हार्मोन है बेटा, ये स्टोर और रिलीज करता है बस, ये कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करता है। तो ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस से आता है इसके पास, और वेजोप्रेसिन भी हाइपोथैलेमस से ही आता है। तो एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, ऑक्सी का मतलब होता है क्विक, और टोसिन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पर यूट्रस की क्विक क्विक कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ देखी जाती हैं, तो वो उसने देखो लिख दिया। और एक मिल्क इंजेक्शन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो। दूसरा वेजोप्रेसिन या ADH, एक्ट ऑन किडनी सेल्स, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी में भी पढ़ा था कि ADH एंटी डायूरेटिक होता है, डायूरोसिस का मतलब होता है यूरिन को पास होने देना, एंटी मतलब अपोजिट। ये कलेक्टिंग डक्ट या डिस्टल कनोइड ट्यूब्यूल पे काम करके वहाँ से वाटर हमें वापस रीअब्जॉर्ब करा के दिखाता है। वेजोप्रेसिन क्यों कहते हैं, तो आपको ध्यान होगा हमने तब भी पढ़ा था कि ADH का एक इफेक्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर का भी होता है, इसलिए इसका नाम वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है। जब GFR या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते थे, अगर आपको याद हो बेटा। फिर आता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज का मतलब होता है टू पास थ्रू, किसी भी चीज को पास करने देना या जाने देना। और अगर जो चीज पास थ्रू हो रही है उसमें कोई फ्लेवर नहीं है तो उसे इंसिपिडस कहते हैं, यानी उसमें कोई ग्लूकोज नहीं है उस यूरिन में, और अगर ग्लूकोज होगा, मीठा होगा, तो डायबिटीज मेलाइटस नाम हो जाता है उसका।
कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच, अफेक्ट डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर। रिजल्ट क्या होता है इसका, वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। कि भाई अगर एडीएच का काउंट कम हो गया, ये कब होता है, जब एडीएच डिक्रीज हो जाता है। तो जो पीछे आप कह रहे थे कि वाटर और सॉल्ट को आप रीअब्जॉर्ब कर लोगे, अब कर नहीं पाओगे बेटा, कर नहीं पाओगे तो वाटर सॉल्ट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पर यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगी इसमें, और दूसरे केस में होती है डायबिटीज मेलाइटस में, वो इंसुलिन का डिसऑर्डर होता है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है भाई, पाइन कोन शेप के कारण इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं बेटा। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्लैंड है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें कर देती है। क्या फंक्शन करके देती है ये हमें, कि ये डॉर्सल साइड पे होती है एक तो, और ये मेलाटोनिन करती है। ये मेलानोसाइट नहीं है, ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है। रेगुलेट 24 आवर डायurnal, दिन रात के रिदम, स्लीप अवेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, है ना। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटीज, इन सब पर इसका फंक्शन मुझे अफेक्ट दिखता है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक बार तो ये पूछा गया था, ये 3 दे दिए गए थे और चौथा कुछ और लिख दिया गया था, और डायurnal का मतलब पता होना चाहिए, सर्केडियन रिदम का पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड या शील्ड वाली ग्लैंड में देखते हैं तो देखो बेटा, जो ये 2 लोब्स होते हैं हमारे पास, है ना, तो इनको जो कनेक्ट करता है सेंटर में, उसे हम इस्थमस से कहते हैं। एक आपको इधर दिख रहा है पूरा, और एक इधर दिख रहा है पूरा। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मेरे बच्चे 2 लोब्स होते हैं जिसको इस्थमस कनेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स से बना होता है, स्ट्रोमल टिश्यू से बना होता है। हार्मोन के नाम पर इसमें 2 होते हैं, टेट्रा का मतलब ही थायरॉक्सिन होता है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ट्राइएडो T3 होता है, ज़्यादा एक्टिव T3 होता है। आयोडीन इसकी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि डेफिनेशन में ही आ रहा है बेटा, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। तो उससे अपने को पता चलना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे लिए जब भी हम इस बात को करते हैं। देखो अगर आगे डायग्राम देखते हैं, शायद फॉलिकल्स का डायग्राम हमने बना भी रखा होगा आपके लिए। अगर थायराइड जो है उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उसे ग्वाइटर कहते हैं। गुटूर करके एक वर्ड होता है, उसी के से थायराइड के से रिलेटेड इसलिए शब्द लिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्रिटिनिज्म हो सकता है बच्चे को, अगर बचपन से है उसको प्रॉब्लम बच्चे को, तो क्रिटिनिज्म, तो बच्चे की ग्रोथ छोटी रहेगी, मेंटल रिटार्डेशन रहेगी वगैरह। और अडल्ट वुमेन को अगर ये हुआ तो उसमें बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी हो सकते हैं। क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। फिर देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है भाई, तो कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कैंसर ऑफ थायराइड होता है बेसिकली, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, यानी नोड्यूल्स का मतलब होता है बिनाइन ग्रोथ, जो हम ट्यूबर वगैरह में पढ़ते हैं कि एक लोकेलेटेड ग्रोथ है एक जगह पर, उसे या बिनाइन ग्रोथ कह दो ट्यूमर की जगह, शायद वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। उसे हम नोड्यूल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो होती है वो जेम्स ग्रेव्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करी थी, तो उस नाम पर ग्रेव्स है, ये साइंटिस्ट के नेम पर है। थायराइड बड़ी हो जाती है, प्रोट्रूजन यानी कि ऐसे आंखें बाहर निकलने को हो जाती हैं उस पेशेंट की। बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और वेट लॉस उसका ज़्यादा होता है। हाइपो में वेट गेन होता है, ठंड ज़्यादा लगती है, हाइपर में गर्मी ज़्यादा लगती है, और वेट लॉस हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखता है। अब इसके अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं देखो, और इसमें बेटा ऐसे ऐसे क्या होता है, देखो सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो, अगर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं तो इसमें ऐसे बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, है ना, जहां से हमें T3 T4 जैसे सेल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं। इनके अंदर एक होमोजेनियस सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम कोलॉइड कहते हैं। इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, है ना, या फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इनके बीच बीच में कभी कभी यहां भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, राइट। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं हमारे पास, उनसे थायरोकैल्सिटोनिन आता है, जैसे कि फॉलिकुलर सेल से T3 और T4 आता है। अब देखो इनके फंक्शंस, ये डायग्राम में देखो दिखाया गया है, प्रोट्रूस्ड आई, एक्सोप्थेल्मोसिस, ग्वाइटर, BMR, वेट लॉस वगैरह का होना, है ना। ये हमें यहां नहीं दिखाना चाहिए था, ग्वाइटर जो है वो तो हाइपोथायराइडिज्म का केस था।
फिर फंक्शंस में देखते हैं तो वही बीएमआर मेटाबॉलिज्म बॉडी का देखना, बैलेंस देखना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत बार इस बात को भूल जाता है, वो इसको एल्डोस्टेरोन या एडीएच से ही याद रखता है, बट थायराइड का भी एक ये फंक्शन होता है। आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, जैसे किडनी से एरिथ्रोपोइटिन आता था, ऐसे ही यहाँ पर ये है। थायरोकैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? पैराफॉलिकुलर सेल से आता है। ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। किसके साथ मिलकर कंट्रोल करता है बेटा? पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये दोनों मिलकर ही उसे कंट्रोल करते हैं, उस प्रोसेस को। तो देखो पैरा मतलब अराउंड थायराइड, है ना। देखो अगर ये थायराइड था तो ये जो 4 कोनों पे स्ट्रक्चर है हमारे, इनको पैराथायराइड कहा गया है। लोकेशन 4 ग्लैंड्स ऑन द बैक साइड। पैराथायराइड हार्मोन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये भी कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन होता है बेटा, ये एंटागोनिस्टिक होता है टू पीटीएच, टू थायरोकैल्सिटोनिन। ये बिल्कुल उससे अपोजिट होता है। अगर वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाता है तो ये बढ़ाएगा, अगर वो हाइपोकैल्सिमिक है तो ये हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन होता है। देखो लिखा भी है ये हाइपरकैल्सिमिक है। कैसे हाइपरकैल्सिमिक है भाई ये? तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, देखो बोन को रीअब्जॉर्ब करवाता है, उसमें से कैल्शियम निकालेगा, रीनल ट्यूब्यूल में से कैल्शियम निकालेगा, और डाइजेस्टेड फूड में से भी कैल्शियम निकालेगा। देखो ये रीनल ट्यूब्यूल से निकालते हुए दिखाया जा रहा है आपको, है ना। और उसके बाद ये इधर एरो होनी चाहिए थी यार, सॉरी, इधर कैल्शियम आ रहा है डाइजेस्टेड फूड से, रीनल ट्यूब्यूल में से भी कैल्शियम आ रहा है, और ये जो बोन है इसमें से भी कैल्शियम आ रहा है। पैराथायराइड जाके बोन को बोल रही है कैल्शियम दे दो। हर जगह से हमें कैल्शियम मिलता चला जाता है, तो हमारा हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन देखने को हमें मिलता है। थायरोकैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिया करता है। थाइमस को हम सोल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग कुछ उस तरीके से होती है, सोल या स्पिरिट जिसको हम कई बार बोलते हैं, वैसे वाली पोजीशनिंग इसकी देखी जाती है। बिहाइंड स्टर्नम होता है बेटा, बिटवीन द लंग्स होता है, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, अयोटा के सामने की तरफ होता है। थाइमोसिन नाम का हार्मोन होता है यहाँ से। मेजर रोल इसका इम्यून सिस्टम में होता है, बी और टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट में, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। हम ह्यूमन हेल्थ 12th में पढ़ाते हैं कि फ्लूइड में जो चीज़ हो रही है इम्यूनिटी के लिए, ब्लड या लिम्फ के अंदर बॉडी फ्लूइड में, उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और किसी सेल या ऑर्गन में कोई इम्यूनिटी का एक्शन हो रहा है तो उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये दोनों ही जगह हेल्प करता है बेटा। फ्लूइड में हम क्या करते हैं? फ्लूइड में हमारे पास कोई सेल नहीं है, हम एंटीबॉडी बनाते हैं एंटीजन के खिलाफ। सेल के अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गन के अंदर हम सेल देते हैं, वो उसको फेगोसाइटोसिस करके एंटीजन को मार सकता है। तो ये थाइमस की बात हो गई भाई। ये इकलौता होता है जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है विद एज। तो देखो वो दिखाई दिया उसने कि उम्र बढ़ते बढ़ते इसका साइज हमारा घटने लगता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एज के साथ घटता है। तो की टेक अवेज क्या है? हार्मोन की डेफिनेशन की टेक अवे है, पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। थायराइड बीएमआर को रेगुलेट करता है। पैराथायराइड ब्लड कैल्शियम बढ़ाता है। थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम घटाता है। पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक वगैरह को मेंटेन करती है। और थाइमस जो है वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। आगे देखिए द एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो नियर टू किडनी है बेटा ये। इसमें 1 पेयर होता है, एंटीरियर पार्ट के पास होती है किडनी के। 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला मतलब सेंटर, कॉर्टेक्स मतलब पेरिफेरी। इस पे कौन सा हार्मोन आएगा? तो ACTH हार्मोन आएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। मेडुला जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें जनरली एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहते हैं हम, उसका मतलब ही होता है, उस हार्मोन्स को कहते हैं कैटाकोलामीन्स। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, राइट। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन को अगर हम देखते हैं तो एड्रेनलिन में ऐसा माना जाता है कि मिथाइल ग्रुप होता है, नॉर एड्रेनलिन में नहीं होता। कैटाकोलामीन्स क्यों कहते हैं? केमिस्ट्री में एक ग्रुप होता है बेटा, जिस ग्रुप का नाम होता है कैटाकॉल ग्रुप। कैटाकोल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग होना, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना और उसका अमीन ग्रुप से अटैचमेंट होना, वो यहाँ देखी जाती है। फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, वही न्यूरल सिस्टम में जो हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक वाला फाइट और फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक वाला रेस्ट और डाइजेस्ट है, वैसा ही क्या करेगा? अलर्टनेस बढ़ाएगा, प्यूपिल डायलेशन, स्वेटिंग, हार्ट बीट को बढ़ाना, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, या कई बार एक वर्ड लिखा जाता है पाइलो इरेक्शन करना। पाइलो मतलब हेयर, इरेक्शन मतलब स्ट्रेट या इरेक्ट, यानी हेयर्स जो अभी ऐसे स्किन पे बैठे हुए हैं सीधे खड़े हो जाएं
उसे पाइलोरेक्शन कहा जाता है। तो पाइलोरेक्शन करना और इसके बाकी फंक्शंस, प्यूपिल डायलेशन, स्वेटिंग, हार्ट बीट, ये सब भी पूछा जाता है। ये भी नीट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमसे पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होते हैं 3 जोन्स के। ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर होती है बेटा, यानी कि टफ्ट ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, बॉल शेप होते हैं। फेसिकुलेटा का मतलब फेसिकल्स होते हैं, यानी बंडल्स, जैसे मसल के बंडल्स होते थे। रेटिकुलरिस का मतलब होता है नेट लाइक अरेंजमेंट, वैसा दिखता है यहाँ पर मुझे इनर लेयर में। तो 3 लेयर्स होती हैं बाहर से अंदर की तरफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार GFR भी कह देते हैं। ये तो हो गई बात कॉर्टेक्स की, मेडुला की बात तो कैटेकोलमीन्स की बात हो ही गई थी। कॉर्टेक्स में अब जो हार्मोन्स है देखो कौन कौन से होते हैं। तो 3 हार्मोन्स होते हैं 3 लेयर्स के हिसाब से ही। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करेगा। एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, जिसको रास मैकेनिज्म में जो रेनिन वाला एंजाइम है जो हार्मोन मीडिएटर की तरह काम करता है, वो एक्टिवेट कर देता है लास्ट में एंजियोटेंसिन 2 के बाद, वो वाला है जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्योंकि ये सोडियम और वाटर, सोडियम ले लेता है कहाँ से, DCTO कलेक्टिंग डक्ट से, तो पीछे पीछे पानी फॉलो करता है ना। तो देखो कैप्सूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये सब दिखाया गया, कॉर्टेक्स दिखाया गया, रेटिकुलरिस दिखाया गया, नेट लाइक अरेंजमेंट दिखाई गई। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, तो मेन हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में होता है वो होता है कॉर्टिसोल। कौन होता है, कॉर्टिसोल। मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करना होता है, ग्लूकोज को बचाना है, बनाना है। नियो मतलब फैटी एसिड से बनाना या फिर प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना। दूसरा, लिपिड और फैट को, प्रोटीन को तोड़ना है। सेलुलर अपटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं होने देना है, उसको यूज नहीं करने देना है सेल को। फिलोजिकल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसी के ऊपर पिछले साल के नीट के क्वेश्चन में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या हम माने कि एड्रेनल कॉर्टेक्स हेल्प करता है हार्ट बीट को रेगुलेट करने में या CVS को, या नहीं। तो NTA ने लास्ट में नहीं माना था उसका आंसर, मतलब बहुत लोगों ने उसको हाँ भी सोचा था। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है भाई ये, सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन। थायराइड के साथ साथ ये भी RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इस वाले पेज से भी बहुत बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। तो हमें बताया जाता है कि एक एडिपोज टिश्यू वगैरह पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें ब्लड का ग्लूकोज देखो इससे बनाना है, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। अमीनो एसिड से बनाना है, ग्लूकोलियोजेनेसिस कहेंगे, है ना। तो इसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस से कहते हैं। कोशिश हमारी इसमें ये रहती है बेटा। फिर देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेकंड नंबर, एल्डोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इसका एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे कि बॉडी में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या BP का मेंटेनेंस रह पाता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो एंड्रोजेनिक, एंड्रो मतलब मेल होता है बेटा, और जेनिक मतलब करेक्टर जनरेटिंग, यानी मेल करेक्टर जनरेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल अमाउंट से सिक्रेटेड रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर्स, जो हमारी बॉडी में अंडर आर्म हेयर्स होते हैं। एडिसन्स डिजीज, अगर कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिकली ठीक से सिक्रेट ना हो तो उस केस में जो प्रॉब्लम होती है, थॉमस एडिसन नाम के डॉक्टर ने हमें बताया था, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन डिजीज जो होती है वो कैटाकोलामिन्स नहीं बेटा, कॉर्टिकॉइड की कमी से होती हैं। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं इसके, मेन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एल्डोस्टेरोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन क्या हैं कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ब्रोटोलाइसिस करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, RBC प्रोडक्शन करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसे फ्लैसी मीटी टेक्सचर के लिए जाना जाता है। इसके अंदर ड्यूल फंक्शंस होते हैं, इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इसलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड भी, कंपोजिट का मतलब भी होता है जिसमें 2-3 लोगों ने मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाया होता है। इसमें छोटा सा पार्ट एंडोक्राइन होता है, पूरे टिश्यू का 1 to 2% एंडोक्राइन होता है, तो ऐसा लगता है समुद्र में कोई छोटा सा आइलैंड हो, इसलिए नाम रख देते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहेन। लैंगरहेन साइंटिस्ट थे और आइसलेट मतलब आइलैंड सा है पूरे समुद्र के अंदर। तो देखो 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ टिश्यू का कितना है, पेनक्रियास का 1 to 2% है। 2 सेल होते हैं, एक होता है ग्लूकागन, ग्लूका मतलब ग्लूकोज, गन का मतलब मोशन, जो ग्लूकोज को मोशन में रखते हैं या मूव ऑन कराते हैं। बीटा सेल इंसुलिन होते हैं बेटा, है ना। तो दोनों के देखो अपने अपने फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं भाई,
तो ग्लूकागन पेप्टाइड हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, यानी कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन रोकेगा। क्या करेगा? हेपेटोसाइट्स पे काम करेगा, राइट। तो देखो ग्लूकागन क्या क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है कि ग्लूकोज टूटे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बने, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है। ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड होता है जो कि ग्लूकोज से मिलकर ही बनता है, तो जब ये टूटेगा तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बेटा बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। तो हाइपरग्लाइसीमिया करता है बेसिकली ये, जैसे हाइपरकैल्सीमिया पीटीएच कर रहा था। इंसुलिन के क्या फंक्शन है? उल्टा है, ये दो टारगेट सेल्स होते हैं, एक तो इसके ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ग्लूकोज अब यूज होगा तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल घटेगा। ग्लाइकोजेनेसिस, वो ग्लाइकोजन को तोड़ रहे थे, यहाँ पर हम ग्लाइकोजन को बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोज कंज्यूम होगा, तो ग्लूकोज कंज्यूम होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटेगा। तो देखो ये बात हो गई, ये हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, वो हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। तो दोनों में बहुत क्लियर सा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। जैसे पैराथायरॉयड और हमारे थायरोकैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक थे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, देखो मैंने तभी बोला था डायबिटीज का मतलब होता है पास थ्रू, मेलाइटिस का मतलब होता है स्वीट, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज दिखेगा, जबकि इंसिपिडस का मैंने मतलब बताया था नो फ्लेवर, हाँ कोई ग्लूकोज नहीं दिखता है। तो देखो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन यहाँ दिख गया। कभी कभी कीटोन बॉडीज भी बनती है, इसे ही ग्लाइकोजूरिया कीटो यूरिया को हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होता है कि ये दोनों डिसऑर्डर्स हमें जनरली दिखाई दे जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? तो भाई हम ट्रीट करते हैं जनरली इंसुलिन थेरेपी से। किससे बेटा? इंसुलिन थेरेपी से। फिर देखो टेस्टिस, टेस्टिस हमें 12th में पढ़ाया जाता है कि ये स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। फंक्शन होता है इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करना, और एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसा हमने पढ़ा था एलएच जो होगा इसी स्ट्रक्चर के अंदर लीडिंग सेल पे काम करेगा और हार्मोन बनवाएगा एंड्रोजन्स वाले, तो इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी लिखा गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सीमन का मतलब होता है बेटा सीड, और फेरस का मतलब होता है बियरिंग, यानी कि ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो सीड बियरिंग होंगी या स्पर्म बियरिंग होंगी, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू होता है मैट्रिक्स वाला पार्ट जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को सपोर्ट करता है। लीडिंग सेल्स होते हैं देखो, है ना, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि अगर यहाँ एक ट्यूब्यूल है यहाँ एक ट्यूब्यूल है तो इसके बीच में जो यहाँ कोई सेल है वो लीडिंग सेल माना जाता है। उससे ही सिक्रीट होता है क्या? उससे सिक्रीट होता है एलएच। प्रोड्यूस एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन, जो मेल कैरेक्टर हमें लाकर देता है। फिर ये डायग्राम समझाया गया है कि देखो यहाँ पर सेल्स होंगे, कौन से? सर्टोली एंड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये एंड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होगा और इन सर्टोली सेल्स के पास आएगा, और फिर कल को ये दो सेल होंगे सर्टोली और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की मदद करेगा आगे जाकर कौन? सर्टोली सेल। कैसे मदद करेगा? क्योंकि सर्टोली पे आके एंड्रोजन बाइंड कर जाएंगे। क्यों बाइंड कर जाएंगे? क्योंकि सर्टोली पे एंड्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। फिर देखो एंड्रोजन के क्या फंक्शन है भाई, तो हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन सेक्स ऑर्गन्स बनाना। एपीडाइडमिस, एपी मतलब अपोन होता है, डाइडमिस का मतलब होता है डाइडमिस मतलब ट्विंस, दो टेस्टिस के ऊपर है ये स्ट्रक्चर। प्रोस्टेट होता है यानी प्रोटेक्ट करने वाला, ब्लैडर के सामने आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे हम इसे प्रोस्टेट कह देते हैं बेटा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेल्स के अंदर मसल ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, फेशियल एक्सिलरी हेयर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है एंड्रोजन, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। न्यूरल इफेक्ट्स, मेल सेक्स बिहेवियर या डिजायर को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, इसके एनाबॉलिक इफेक्ट होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, जो एक तरीके से उल्टा है किसके? कॉर्टिकॉइड वाले चैप्टर के। वहां पर प्रोटीओलाइसिस लाइपोलाइसिस हो रही थी, कैटाबॉलिज्म हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म हो रहा है। ओवरी का स्ट्रक्चर, तो ओवरी बेटा एब्डोमेन में होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, दो हार्मोन होते हैं, है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये तो प्रेगनेंसी को कैरी करने में हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो सेक्सुअल डिजायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? जो ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, जो हैं आपको डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, इन फॉलिकल से सिक्रीट होता है और जाके यूट्रस की ग्रोथ करवा देता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है भाई? ये तो सिक्रीट हो गए फॉलिकल से। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एलएच जब पीक पर आता है तो ओव्यूलेशन होने के बाद
जो रिमेनिंग रह जाता है ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम या बॉडी जो कि येलो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। ये हमें पता होना चाहिए होता है ना। तो ये हमें सीक्वेंस ओवरी का बेटा बिल्कुल पता होना चाहिए, कौन कौन क्या क्या करता है, क्या मतलब है इन बातों का। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्शंस। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एक्टिविटी फीमेल ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल जो मैंने समझा दिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन जैसे मैंने कहा था प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसके अलावा थोड़ा बहुत मेमोरी ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है, ताकि जो उनका एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, एक लंग्स में होता है, एक यहाँ होता है, मिल्क फॉर्मेशन में हमें हेल्प हो जाए, उसमें मदद होती है हमारी। हार्मोन्स ऑफ नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन्स, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि लिवर, जीआईटी, किडनी, और नई डेफिनेशन में ये लोग काउंट भी कर लेते हैं इनको आजकल, कि बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं हैं, लेकिन तब भी वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जैसे कि हार्ट क्या सिक्रीट करता है, एएनएफ, नेट्रीयूरेटिक, नेट्री का मतलब होता है सोडियम, यूरिन में चला गया तो सोडियम यूरिन में पास करना, तो सोडियम अगर चला जाएगा यानी कि फिल्ट्रेट में से सोडियम रिएब्जॉर्ब भी ज़्यादा नहीं हुआ तो ये वाटर भी ज़्यादा रिएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये सोडियम, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर कम अगर रिएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड की वॉल्यूम घट जाएगी, तो प्रेशर ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट होता है रास और एडीएच के। कब होता है, इसलिए जब बीपी बढ़ता है तब इसे करा जाता है, क्योंकि वेजोडाइलेशन करता है और बीपी को घटा देता है, इसका काम ही ये है। किडनीज जो होते हैं एरिथ्रोपोइटिन भी सिक्रीट करते हैं बेटा, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोइटिन का मतलब होता है क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना। थायराइड भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कॉर्टिकॉइड भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यही छोटी छोटी बातें आपसे कई बार वो एग्जाम में पूछता है, जिससे कि हम में से बहुत सारे लोग कई बार गलती भी कर जाते हैं, हमें एग्जाम में ध्यान ही नहीं आता है कि आरबीसी प्रोडक्शन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी रोल था, थायराइड का भी था, और अभी एरिथ्रोसाइट का रोल भी हमने पढ़ लिया है। फिर देखो जीआईटी ट्रैक्ट के हार्मोन, गैस्ट्रिन स्टमक वाला है भाई, गैस्ट्रिक जूस पे काम करेगा, एचसीएल पे काम करेगा, पेप्सिनोजन पे काम करेगा। सिक्रेटिन इंटेस्टाइन वाले हिस्से में काम करेगा सिक्रीशन करने के लिए, है ना। क्या स्टिमुलेट करेगा, इंपॉर्टेंट है भी, वाटर और बाइकार्बोनेट, नीट में आ चुका है मैच द कॉलम के तौर पे। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोले का मतलब होता है बाइल, सिस्टो का मतलब सैक, और काइनिन का मतलब होता है मूव, बाइल को मूव करने वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे काम करता है बेटा, ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन की तरह काम करता है, दोनों ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट है बेसिकली, तो दोनों का डिफरेंस आपको एक क्लियर पता होना चाहिए। जीआईपी क्या करेगा, ये गैस्ट्रिन को रोकेगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है। ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिक्रेटेड बाय सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, जो कि ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करते हैं। दे आर नॉट ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन एंडोक्राइन प्रोडक्ट है, ये नॉन एंडोक्राइन चीज का प्रोडक्ट होता है। असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रीजनरेशन, तो ग्रोथ फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट के एग्जाम में आ चुका है। फिर देखो हार्मोन रिसेप्टर्स, हार्मोन्स के डिपेंड करता है कि कैसा होगा, जैसे एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा वो हमेशा टारगेटेड टिश्यू पर होगा, कहाँ होगा बेटा, टारगेट टिश्यू पर होगा। अगर हार्मोन प्रोटीन है तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर मिलेगा, अगर हार्मोन स्टेरॉइड है तो रिसेप्टर या लिपिड सॉल्युबल है तो रिसेप्टर न्यूक्लियस पर मिलता है, सिंपल सा रूल होता है। हार्मोन प्रोड्यूस इफेक्ट पे बाइंडिंग टू प्रोटीन्स कॉल्ड एज रिसेप्टर, जो कि टारगेट टिश्यू पर ही होते हैं। एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है टू वन हार्मोन, जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होता है फॉर अ सबस्ट्रेट। तो स्पेसिफिसिटी पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हार्मोन कोई कैटलिस्टिक रोल प्ले नहीं करते, कैटलिटिक रोल ये भी पता होना चाहिए। तो भाई अगर प्रोटीन हार्मोन्स हैं तो जैसा मैंने बताया उनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, ये रहे, मेम्ब्रेन पर होंगे। अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, है ना, या स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं या थायराइड हार्मोन्स हैं, तो ये कहाँ होंगे भाई, स्टीरॉयड जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं तो डेराइव्ड लिपिड ही तो होता है वो। तो देखो इसके ये जो हार्मोन होगा, मान लो इस केस में ये हार्मोन है, ये सीधा अंदर आकर न्यूक्लियस के पास बाइंड कर सकता है। ये जो हार्मोन था हमारा, इसको पहले मेम्ब्रेन पर बाइंड करना था। अगर डायरेक्टली न्यूक्लियस पे बाइंड हो गए तो हमें किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, इस वाले केस में हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ जाती है। देखो तो बेसिस ऑफ नेचर क्या है भाई, कौन कौन प्रोटीन है, तो ये सब प्रोटीन है। इंसुलिन तो हमने 12th में पढ़ते हैं बायोटेक एप्लीकेशन में, ग्लूकागन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोडियोल ये स्टेरॉइड है,
ये 2 और 3 इनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होगा, ये आराम से लिपिड में घुल के अंदर चले जाते हैं। थायराइड इकलौता हार्मोन होता है जो बॉडी कभी कभी स्टोर भी कर लेती है। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन का नाम होता है एपिनेफ्रिन या एडरेनालिन। हार्मोन्स डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, क्या करेंगे वो, देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, इसी पर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। उसका मैकेनिज्म उसने समझाया, हालांकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जी प्रोटीन में अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होते हैं इनएक्टिव स्टेज में, आपस में वो सब यूनिट सेग्रीगेट हो जाते हैं एक्टिव होने के लिए। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं इस केस में बेटा, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम और साइक्लिक AMP, तीनों के नाम जरूरी है। पूछ लिया जाता है कई बार, विद द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर, तो 3 ये नाम होंगे, चौथा कुछ और होगा। सेकंड मैसेंजर जो होगा बेटा वो जाएगा न्यूक्लियस के पास आपका काम कराने, ये तीनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये कब होगा, जब एंटर नहीं करोगे आप, यानी प्रोटीन हार्मोन्स हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। जैसे कि FSH हार्मोन है जो कहाँ से आया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा, फिर जाकर उसका कोई एंजाइम एक्टिवेट होगा सेल के अंदर, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज मुझे नजर आएगा। तो देखो सेल मेम्ब्रेन पर होगा, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर होगा, एंजाइम एक्टिवेशन, तब जाके ओवेरियन ग्रोथ होगी। लेकिन अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, तो ये सीधा सेल के अंदर घुसेंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनका सीधा न्यूक्लियस पे बनेगा, यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ, यानी जीनोम के साथ बनेगा। सीधा ही वही mRNA वाला पाथवे को ये पकड़ लेंगे और सीधा हमारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन को बेटा ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से चेंज आ जाएगा। तो देखो इनका फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए स्टीरॉइड्स को कई बार ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरह यूज़ भी किया जाता है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ट्रीटमेंट का नहीं बचता है तब। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसका बेटा, कि देखो हार्मोन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, DNA से बाइंड होगा, तो उसी तरीके से फिर हमें मैसेज हम दे देंगे कि ऐसे वाला प्रोटीन मुझे चाहिए, तो वैसे ही बॉडी में ग्रोथ हो जाती है, किसी सेकंड मैसेंजर की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो समरी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्रोटीन हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, सेकंड मैसेंजर चाहिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, सेल के अंदर टारगेट, इसका इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है। इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जीन एक्सप्रेशन को करते हैं, तो इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। नोट, इंटरसेलुलर एक्शन इज स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग, ये बात आपको याद रखनी होती है। तो देखो हमने बहुत क्विकली बेटा इस वाले चैप्टर में हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, उसके अलावा एड्रिनल, पैनक्रियाज की बात हमने कर ली, उसके अलावा थाइमस की बात कर ली, थायराइड की बात कर ली, उसके अलावा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सबकी बातें हमने बेटा फटाफट देखो कर ली। तो ये सब डायग्राम्स के साथ मैंने आपको फटाफट समझा दिया है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई आपके मन में कन्फ्यूजन रहे तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा बेटा। अब हम 12th के चैप्टर्स करेंगे आप ये अपलोड फटाफट, ताकि आपके अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं या फ्यूचर में जो आपका नीट का एग्ज़ाम है उसमें आपकी मदद हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, फिर मिलेंगे दोबारा।